नमस्कार साथियों, उपासना इसके डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको कवर करते हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन की पहली न्यूज है पैंगोंग त्सो झील खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इससे जुड़े पॉइंट। पहला पॉइंट है, लद्दाखी भाषा में पैंगोंग का अर्थ है समीपता और तिब्बती भाषा में त्सो का अर्थ झील होता है। तो ये आपको इन शब्दों के अर्थ याद रखने हैं। सेकंड पॉइंट, पैंगोत्सो लद्दाख में 14,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर स्थित एक लंबी संकरी गहरी स्थल रुद्ध झील है। इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है। थर्ड पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, इसका निर्माण टेथीज भूसन्नति से हुआ है। फोर्थ पॉइंट, यह एक खारे पानी की झील है। फिफ्थ पॉइंट, यह क्षेत्र यानी पैंगोंगत्सो झील भारत और चीन के बीच विवादित है। आपने देखा होगा आए दिन ये न्यूज में भी रहती है। सिक्स पॉइंट, पैंगोंगत्सो झील रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चुशुल घाटी के नजदीक है। वर्ष 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने चुशुल घाटी से अपना मुख्य आक्रमण शुरू किया था। सेवेंथ पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, चुशुल घाटी का रास्ता पैंगोंगत्सो झील से होकर जाता है। ये एक मुख्य मार्ग है जिसका चीन भारतीय अधिकृत क्षेत्र पर कब्जे के लिए उपयोग कर सकता है। तो ये पैंगोंगत्सो झील से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी काफी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार खबरों में। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के सहयोग से 30वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह के दौरान एयर कंप्रेसर और अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टीवी के लिए स्वैच्छिक मानक और लेबलिंग कार्यक्रम तथा साथी पोर्टल भी लॉन्च किए गए हैं, जिसको लेकर ये पुरस्कार न्यूज में थे। अब हम लोग इनसे जुड़े जो पॉइंट हैं उनको जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, विद्युत मंत्रालय ने वर्ष 1991 में एक योजना शुरू की जिसका उद्देश्य ऐसे उद्योगों और प्रतिष्ठानों को पुरस्कृत कर राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करना था जिन्होंने अपने उत्पादन को बनाए रखते हुए ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। अगला पॉइंट, अगला थर्ड पॉइंट है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार पहली बार 14 दिसंबर 1951 को दिया गया था, 1991 को। इसे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में घोषित किया गया है, यानी 14 दिसंबर को। तो ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट है, यह पुरस्कार उद्योगों, प्रतिष्ठानों और संस्थानों में कुल 56 उप क्षेत्रों के तहत ऊर्जा दक्षता उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करता है। अब हम लोग इसमें एक जो साथी पोर्टल नाम से ऐप लॉन्च किया है उसको जान लेते हैं। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा एक प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल विकसित किया गया जिसका पूरा नाम स्टेट वाइज एक्शन ऑन एनुअल टारगेट एंड हेडवेज ऑन एनर्जी एफिशिएंसी यानी साथी है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखनी है। 6, ये राज्य स्तर की गतिविधियों हेतु राज्य मनोनीत एजेंसियों के लिए एक पोर्टल है, यानी साथी पोर्टल। 7, कार्य निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार योजना ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से संबंधित कुछ मुख्य बातें थी जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी काफी महत्वपूर्ण है, संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन। संरक्षित क्षेत्रों का मतलब जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गए, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, सामुदायिक रिजर्व हो गए, उन लोग से ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश के 146 राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों का प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन जारी किया है, जिसको लेकर ये न्यूज में था। अब हम लोग इससे जुड़े जो पॉइंट है उनको जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, संरक्षित क्षेत्रों का MEE एक प्रमुख उपकरण के रूप में उभरा है जिसका उपयोग सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन प्रणालियों की ताकत और कमजोरियों को समझने के लिए किया जा रहा है। सेकंड पॉइंट, रैंकिंग को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जैसे कि खराब 40% तक, स्वच्छ 41 से 59% तक,
अच्छा 60 से 74% तक, बहुत अच्छा 75% से ऊपर। अगला पॉइंट, अगला थर्ड पॉइंट है, समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के एमईई के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान और एमओईएफ एंड सीसी द्वारा संयुक्त रूप से एक नया ढांचा भी तैयार किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट, वर्तमान मूल्यांकन परिणाम उत्साहजनक हैं और इसका समग्र औसत एमईई स्कोर 62.01% है, जो कि वैश्विक औसत यानी 56% से अधिक है। फिफ्थ पॉइंट, हिमाचल प्रदेश में तीर्थन वन्यजीव अभ्यारण्य और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ने सर्वेक्षण के किए गए संरक्षित क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 6, इस सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश स्थित कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य का प्रदर्शन सबसे खराब पाया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। 7, भारत में 903 संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क है, जो अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 5% कवर करता है। 8वां, भारत ने व्यवस्थित रूप से अपने संरक्षित क्षेत्रों को 4 कानूनी श्रेणियों, राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सामुदायिक रिजर्व में नामित किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन, प्रभावशीलता, मूल्यांकन से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट थे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है सी विजिल खबरों में, तो आइए हम लोग जानते हैं इससे जुड़े पॉइंट। पहला पॉइंट है, ये भारत का द्विवार्षिक अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास है, तो ये आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट, हाल ही में इसका दूसरा संस्करण शुरू किया गया है, जिससे ये न्यूज में था। थर्ड पॉइंट, इसका पहला संस्करण वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। फोर्थ पॉइंट, ये भारत का सबसे बड़ी तटीय रक्षा अभ्यास है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पांचवा, इस अभ्यास का आयोजन लगभग 7516 किलोमीटर में फैले तटवर्ती और आर्थिक क्षेत्र के दायरे में किया जा रहा है। 6 पॉइंट, इस अभ्यास में 13 तटवर्ती राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, मत्स्य पालन करने वाले तथा तटवर्ती इलाकों में रहने वाले समुदाय भी शामिल हैं। अगला पॉइंट, अगला 7th पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, यह अभ्यास भारतीय नौसेना के थिएटर लेवल अभ्यास ट्रोपेक्स, जिसका पूरा नाम थिएटर लेवल रेडिनेंस ऑपरेशनल एक्सरसाइज है, की दिशा में उठाया गया कदम है। इसका आयोजन प्रति 2 वर्ष पर, यह आपको याद रखना है, द्विवार्षिक पर किया जाता है। 8वां पॉइंट है, सी विजिल और ट्रोपेक्स अभ्यास समुद्री इलाकों की चुनौती से निपटने हेतु पूरी तरह से सक्षम है। इसके चलते शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष की स्थितियों में कमी लाई जा सकेगी। तो ये सी विजिल से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है CAFE यानी कारपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी 2 विनियम और BS यानी भारत स्टैंडर्ड B6 चरण 2 के मानदंड खबरों में। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इनके मानदंड न्यूज में क्यों है। हाल ही में ऑटो इंडस्ट्री ने सरकार से अनुरोध किया है कि लॉकडाउन के प्रभावों को देखते हुए कारपोरेट औसत ईंधन दक्षता यानी कारपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी 2 के नियमों और भारत स्टैंडर्ड 6 के चरण 2 के मानकों को लागू करने की अवधि को अप्रैल 2024 तक बढ़ा दिया जाए। ज्ञात हो कि CAFE 2 यानी कारपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी तथा भारत स्टैंडर्ड 6 के चरण 2 के मानदंडों को लागू करने के लिए क्रमशः वर्ष 2022 और अप्रैल 2023 की अवधि तय की गई है, जिससे ये न्यूज में थे। अब हम लोग इनसे जुड़े जो पॉइंट हैं उनको भी जान लेते हैं। पहला पॉइंट, CAFE मानकों को पहली बार वर्ष 2017 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था। सेकंड पॉइंट, इन दोनों का मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना और पर्यावरण स्वच्छ रखना है। तो ये आपको याद रखना है, कारपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी 2 विनियम और भारत स्टैंडर्ड 6 चरण के 2 मानदंड से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट थे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है वेद मेहता खबरों में। तो ये एक व्यक्ति है, इनकी हाल ही में अभी मृत्यु हो गई है, इसलिए न्यूज में थे। हम लोग इनसे जुड़े पॉइंट को जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी लेखक, तो आपको यही याद रखना है परीक्षा के लिए, ये लेखक हैं, वेद मेहता का न्यूयॉर्क में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिससे ये न्यूज में थे। सेकंड पॉइंट, वर्ष 1934 में लाहौर में जन्मे वेद मेहता ने
मात्र 4 वर्ष की आयु में केयरब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस के कारण अपनी दृष्टि खो दी थी। थर्ड पॉइंट है इनसे जुड़ा हुआ, 15 वर्ष की आयु में वे अमेरिका चले गए। फोर्थ पॉइंट, उनकी पहली पुस्तक फेस टू फेस, ये आपको याद रखना है इसका नाम, वर्ष 1957 में प्रकाशित हुई थी। मैकआर्थर पुरस्कार के फेलो और ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के सदस्य वेद मेहता ने 1961 से 1994 तक द न्यू यॉर्कर के लिए एक लेखक के रूप में काम किया। तो ये वेद मेहता से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है फतेह वन हथियार प्रणाली खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इससे जुड़े पॉइंट। पहला पॉइंट है, हाल ही में पाकिस्तान की सेना ने फतेह वन नाम से एक मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का परीक्षण किया है। तो आपको पहली बात यही याद रखनी है, ये जो हथियार प्रणाली है वो पाकिस्तान की है। सेकंड पॉइंट, इस संबंध में जारी जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में स्वदेशी रूप से विकसित इस हथियार प्रणाली को तकरीबन 140 किलोमीटर की सीमा तक पारंपरिक युद्धपोत ले जाने में सक्षम बनाया गया है। थर्ड पॉइंट है, पाकिस्तान के इस कदम को भारत द्वारा अपनी पारंपरिक क्षमता बढ़ाने की दिशा में किया जा रहे प्रयासों की एक प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा सकता है। तो ये फतेह वन हथियार प्रणाली से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल खबरों में, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो आइए हम लोग जानते हैं इससे जुड़े पॉइंट। पहला पॉइंट है, हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल ने हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के नए 28वें प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है, जिससे ये न्यूज में था। सेकंड पॉइंट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1969 में स्थापित एक सशस्त्र सेना है। थर्ड पॉइंट, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है, यानी होम मिनिस्ट्री के। CISF देश भर में स्थित औद्योगिक इकाइयों, सरकारी अवसंरचना परियोजनाओं और सुविधाओं तथा प्रतिष्ठानों को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। फोर्थ पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, खदानों, तेल क्षेत्रों और रिफाइनरियों, मेट्रो रेल, प्रमुख बंदरगाहों आदि जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा का दायित्व CISF पर ही है। तो ये आपको CISF से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है खादी प्राकृतिक पेंट खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इससे जुड़े पॉइंट। पहला पॉइंट है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 12 जनवरी 2021 को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित एक नया पेंट लॉन्च किया है। तो ये आपको याद रखना है, इसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित किया गया है। सेकंड पॉइंट, पर्यावरण के अनुकूल और गैर विषैले रंगों से निर्मित खादी प्राकृतिक पेंट में एंटी फंगल एवं एंटी बैक्टीरियल गुण मौजूद हैं। थर्ड पॉइंट, गाय के गोबर पर आधारित ये पेंट लागत प्रभावी और गंधहीन है तथा ये भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा भी प्रमाणित है। फोर्थ पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, इस पेंट को जयपुर स्थित खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की इकाई कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्त निर्मित पेपर संस्थान में विकसित किया गया है। तो आपको ये संस्थान भी याद रखना है जिसके द्वारा इसे विकसित किया गया है। तो ये खादी प्राकृतिक पेंट से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी काफी महत्वपूर्ण है, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA 1967 खबरों में। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये न्यूज में क्यों है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता वहीद पारा पर विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम यानी UAPA के तहत मामला दर्ज किया है, जिससे ये एक्ट न्यूज में था। अब हम लोग इससे जुड़े जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जान लेते हैं। पहला पॉइंट, 1967 में पारित विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम का उद्देश्य भारत में गैर कानूनी गतिविधि समूह की प्रभावी रोकथाम करना है। सेकंड पॉइंट, ये अधिनियम केंद्र सरकार को पूर्ण शक्ति प्रदान करता है जिसके द्वारा यदि केंद्र किसी गतिविधि को गैर कानूनी घोषित कर सकती है। थर्ड, इसके अंतर्गत अधिकतम दंड के रूप में मृत्यु दंड तथा आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। अगला फोर्थ पॉइंट है, UAPA के तहत भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों को आरोपित किया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना, ये
दोनों नागरिकों पर लागू होता है। फिफ्थ पॉइंट, ये अधिनियम भारतीय और विदेशी अपराधियों पर समान रूप से लागू होता है, भले ही अपराध भारत के बाहर विदेशी भूमि पर किया गया हो। तो ये महत्वपूर्ण बात है, आपको याद रखनी है। 6, यूएपीए के तहत जांच एजेंसी गिरफ्तारी के बाद अधिकतम 180 दिनों में चार्जशीट दाखिल कर सकती हैं और अदालत को सूचित करने के बाद इस अवधि को और आगे बढ़ाया जा सकता है। 7, 2019 के संशोधनों के अनुसार, यानी जो 2019 में यूएपीए में संशोधन हुए हैं उनको भी हम लोग जान लेते हैं। पहला है, ये अधिनियम राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के महानिदेशक को एजेंसी द्वारा मामले की जांच के दौरान आतंकवाद से होने वाली आय से बनी संपत्ति में पाए जाने पर उसे जब्त करने का अधिकार देता है। अगला है, ये अधिनियम राज्य में डीएसपी तथा एसपी या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी के अतिरिक्त आतंकवाद के मामले की जांच करने हेतु एनआई के इंस्पेक्टर रैंक या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को जांच का अधिकार देता है। तो ये यूएपीए 1967 एक्ट से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी काफी महत्वपूर्ण है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इससे जुड़े पॉइंट। पहला पॉइंट है, हाल ही में दिल्ली में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि होने के बाद वन विभाग ने हरियाणा के गुड़गांव जिलों में अवस्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में भी सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। तो आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है, ये हरियाणा के गुड़गांव जिलों में अवस्थित है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सेकंड, हरियाणा के गुड़गांव जिलों में स्थित ये उद्यान दिल्ली से 50 किलोमीटर तथा गुड़गांव से 15 किलोमीटर दूर है। थर्ड, 1991 में वन्यजीव अधिनियम के तहत इसे राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। फोर्थ पॉइंट है, इसमें प्रवासी के साथ साथ स्थानिक पक्षी भी पाए जाते हैं, जिसके चलते पक्षी प्रेमियों के बीच ये उद्यान विशेष रूप से लोकप्रिय है। तो ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग परीक्षा संबंधी तथ्यों पर नजर डालते हैं। तो पहला तथ्य है, हाल ही में यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया नामक सर्विस थिंक टैंक द्वारा जारी किए एक अध्ययन या रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना के आधे से अधिक कर्मचारी गंभीर तनाव की स्थिति में हैं। तो ये काफी चिंताजनक बात है, आपको ध्यान रखनी है। ये संगठन भी याद रखना है जिसके द्वारा ऐसा अध्ययन किया गया है। सेकंड, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड, हाल ही में आईटी कंपनी विप्रो ने इजराइल के तेल अवीव विश्वविद्यालय के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग में अनुसंधान के लिए एक समझौता किया है। तो ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। फोर्थ, हाल ही में चेरी ब्लॉसम महोत्सव का आयोजन मणिपुर राज्य में किया गया है। तो ये भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अगला पांचवा फैक्ट है, हाल ही में रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय खेल से संबंधित तथ्य है, आपको याद रखना है। 6, हाल ही में चर्चा में था सिंगल ऐप सोशल नेटवर्किंग से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। तो अब हम लोग जो सवाल हैं उन पर नजर डालते हैं। ये परीक्षा के लिए कुछ तथ्य थे जो आपको याद रखने हैं। तो सवाल की शुरुआत हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कहाँ निर्मित किया जाएगा। आपको ऑप्शन दिए गए थे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सी मिजोरम, डी कर्नाटक। तो इसका करेक्ट जवाब है डी ऑप्शन यानी कर्नाटक में। तो आइए हम लोग आज के सवालों पर नजर डालते हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में पेंगोंगसो झील खबरों में थी, ये किन देशों के मध्य विवादित क्षेत्र है। ए ऑप्शन भारत नेपाल, बी भारत चीन, सी भारत भूटान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी भारत चीन के मध्य। अगला सवाल है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1999 में स्थापित एक सशस्त्र सेना है। सेकंड, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है यहाँ बताना है। ए ऑप्शन है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी पहला वाला कथन गलत है, सेकंड वाला करेक्ट है।
आपको पता होगा इसकी स्थापना 1969 में की गई थी, ना कि 1999 में। तो अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में चेरी विलासा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। साथ ही उपासना यस के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।